हेलो एवरीवन, मेरा नाम पूजा मालविया है और मैं आपका स्वागत ऑनलाइन पढ़ाई पर करती हूँ। सबसे पहले मेरे सारे व्यूअर्स को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक्स। आप सबकी वजह से, आप सबके प्यार से मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए। थैंक यू सो मच, रियली आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल माय व्यूअर्स। और आज का वीडियो हमारा बहुत स्पेशल है क्योंकि आज है हमारा फिजिक्स का पार्ट 2। फिजिक्स का पार्ट 1 मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ, जो मेरा प्रीवियस वीडियो गया है। शायद एक वीडियो उसके बीच में है, उसके पहले वाला वीडियो मतलब 2 दिन पहले का जो वीडियो है, इसमें मैंने पार्ट 1 में आपको जैसा एग्जाम में सीटेट क्वेश्चन पूछता है उस हिसाब से आपको टॉपिक को पूरा एक्सप्लेन किया है। तो उस वीडियो को अगर अभी भी आपने नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा। साथ ही साथ बायो का भी 2 घंटे में पूरा मैंने 6 to 8 कंप्लीट किया है, तो उसको भी देख लीजिएगा एक बार। सीटेट जनवरी 2024 के नाम से प्लेलिस्ट बनी है, उसको स्क्रॉल कर लीजिएगा, आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी। साथ ही साथ आज का वीडियो भी बहुत स्पेशल है क्योंकि आज हम बहुत सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। मैं कोशिश कर रही हूं कि आपको ये आज का जो वीडियो है वो लास्ट हो, जिसमें कि आपके सारे टॉपिक्स कवर हो जाए। पर अगर नहीं होता है तो एक छोटा सा वीडियो और आएगा जिसमें कि आपके सारे फिजिक्स के टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए ज्यादा समय ना वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो अगर पहली बार देख रहे हैं और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यहाँ हम साइंस की तैयारी करते हैं, एनसीईआरटी बेस्ड कंटेंट होता है, कंटेंट हमारा बायलिंगुअल होता है। टेलीग्राम चैनल से आप सब जुड़ जाइएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं ऊष्मा की, हीट की। इस चैप्टर से आपके जो मैंने यहाँ पे लिखा है ना, बस यही क्वेश्चंस आते हैं और इसी टाइप का क्वेश्चन आपको आगे भी देखने को मिलेगा। चलिए आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहली बात है कि हीट हीट का जो ट्रांसफर होता है तो हमेशा हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट, मतलब कि गर्म किसी पदार्थ से दूसरे जो ठंडे जो चीज है, जो हमारा पदार्थ है, उस तक वो हीट का ट्रांसफर होता है। तो ये हमसे नहीं पूछेंगे, हमसे जो पूछेंगे हमें सिर्फ वो करना है। क्योंकि अगर आपको डिटेल वीडियो देखना है तो क्लास 7, क्लास 8, क्लास 6 की एनसीईआरटी मैंने पूरी पूरी अपलोड करी है प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ। आप जाकर उसे देख सकते हैं। यहाँ हम कर रहे हैं जो हमारे एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ऊष्मा में हमको एक क्लिनिकल थर्मोमीटर और एक लेबोरेटरी थर्मोमीटर के बारे में पूछा जाता है। जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है, मतलब कि थर्मोमीटर आपका डॉक्टरी थर्मोमीटर बोला जाता है इसको, तो इसकी रेंज पूछते हैं। ठीक है, आपसे क्या पूछते हैं, इसकी रेंज पूछते हैं और इसमें क्या भरा है वो पूछते हैं। चलिए देख लेते हैं। तो जो इसमें भरा होता है पारा होता है, साथ ही साथ डॉक्टरी थर्मामीटर की रेंज हो जाती है आपकी 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। पॉइंट को आपको याद रखना है कि इसकी टेम्परेचर की रेंज क्या है। साथ ही साथ जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर की आपको उसका टेम्परेचर तापमान पूछा जाता है। जो एक नॉर्मल आपके शरीर का तापमान होता है तो वो आपका हो जाएगा 37 डिग्री सेल्सियस। और आपकी फ़ारेनहाइट में 98.6 या 98.7 जो भी आपके ऑप्शन में होगा, आप उसको फ़ारेनहाइट के स्केल के हिसाब से आप उसको टिक करके आ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं लेबोरेटरी थर्मोमीटर, मतलब ऐसे थर्मोमीटर जो कि प्रयोगशाला में यूज होते हैं। प्रयोगशाला वाले जो थर्मोमीटर होते हैं, जो आप लैब वगैरह में यूज करते हैं, तो इनकी टेम्परेचर की रेंज आपसे बहुत बार पूछी गई है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में पूछी गई है। साथ ही साथ इसकी कुछ जो खूबियां हैं या कुछ आप उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बोल सकते हैं, उनके साथ आपको इन थर्मोमीटर, मतलब ये जो आपका लेबोरेटरी थर्मोमीटर है, इसके बारे में पूछा जाता है। तो आइए जान लेते हैं। सबसे पहले कुछ जो बातें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए, कि जो आपका बल्ब होना चाहिए, मतलब जहां से टेम्परेचर आपको नापा जाता है, जो एक नीचे का ऐसा बल्ब होता है, हर थर्मोमीटर के नीचे आपको इस तरीके से ऐसा बल्ब सा दिखेगा। तो इस बल्ब को आपको जमीन से, सतह से टच नहीं होना चाहिए। किसकी बात कर रही हूं मैं, आपके लेबोरेटरी प्रयोगशाला वाले थर्मोमीटर की। मतलब अगर आप जिस बीकर में, जिस बीकर से आपको तापमान उस द्रव्य का नापना है, तो उसका क्या होगा, उसको आप सतह से टच नहीं करा सकते। तो इसके लिए क्या होगा, आपको सतह से ऊपर ऐसे हैंगिंग में रखना होगा। ये पहला पॉइंट एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट हो जाएगा आपका कि उसको सीधे रखना है। अगर सीधे रखेंगे, टिल्टेड नहीं रखना है, टच नहीं होना चाहिए। ये 2 पॉइंट्स आपको बहुत ध्यान से रखना है। ये 2 पॉइंट्स आपको इससे पूछे जाते हैं। साथ ही साथ मार्कर लीक हमेशा होता है। साथ ही साथ आपको रेंज पूछी जाती है। ये रेंज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी बहुत बार पूछी गई है, तो आप याद रखेंगे। ये माइनस से स्टार्ट होता है, -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक इसका रेंज है। किसकी, लेबोरेटरी थर्मोमीटर की। ठीक है, आपके एग्जाम में क्या दिया था कि 10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस दिया था, माइनस नहीं लगाया था। पर आपको याद रखना है कि इसमें माइनस का साइन
होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं ऊष्मा का स्थानांतरण। तो उस ऊष्मा का स्थानांतरण कुछ 3 तरीकों से होता है। ये भी एग्जाम में बहुत फेवरेट क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन है एग्जामिनर का। आपका सबसे पहले चालन विधि, फिर आपकी संवहन विधि और फिर आपकी विकिरण विधि। चालन विधि में क्या होता है, आपको मीडियम की आवश्यकता होती है, साथ ही साथ कोई भी दो चीज, अगर ये मेरे पास एक गर्म रॉड है और मुझे इसको हीट करना है, तो मुझे इसको डायरेक्ट कांटेक्ट में रखना पड़ेगा, एक डायरेक्ट वो टच कर रहे हो एक दूसरे से, तब वो क्या होगा, ऊष्मा का स्थानांतरण होगा। किसमें हो गई बात, कंडक्शन में। अब इस कंडक्शन का एग्जाम्पल आप कहाँ देख सकते हैं, जैसे कि अगर आप पैन ले रहे हैं, और आजकल तो नॉनस्टिक वाले पैन होते हैं, उसके साथ साथ टेफलॉन की कोटिंग का हैंडल होता है। ठीक है, ये आपने देखा होगा। तो टेफलॉन की कोटिंग, आप आजकल जो आपने पैन देखे हैं, तो उसमें क्या देखा है कि उसमें जो हैंडल बने होते हैं वो किसके बने होते हैं, वो बेकेलाइट के बने होते हैं। हमारे जो थर्मो सेटिंग प्लास्टिक है, जिसकी सेटिंग हो चुकी है, जो मैंने आपको बताया था, थर्मो सेटिंग प्लास्टिक, जो कि वापस से रिमोल्ड नहीं की जा सकती, तो बेकेलाइट के बने होते हैं। तो वो क्या है, आप उसको ऐसे पकड़ेंगे तो आपको हाथ में गर्म नहीं लगेगा। पर यही, पर अगर यही जगह पे अगर वो आयरन का ही या आपका स्टील का ही वो रॉड हो जिससे आपको पकड़ना है, तब जैसे ही वो गर्म होगा, पैन आपका नीचे से हीट होगा, तो ये रॉड भी गर्म हो जाएगी। तो ये एग्जाम्पल हो जाता है किसका, आपका कंडक्शन विधि का, कि आपका ऊपर नीचे की सतह गर्म हो रही है, तो उस सतह गर्म होने से पीछे वाला हिस्सा भी उसका गर्म हो जा रहा है, मतलब कि वो कॉन्टैक्ट में है तभी तो गर्म हो पा रहा है, हवा में तो गर्म नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आपका कंडक्शन विधि हो गई। तो इसमें जो हीट का ट्रांसफर है, मतलब ऊष्मा का जो स्थानांतरण है, वो किस विधि से होगा, आपका कांटेक्ट की प्रोसेस से होगा। अब बात आ जाती है कि डिफरेंस इन टेम्परेचर, मतलब कि अगर कहीं पे जिस जगह पे हॉट ऑब्जेक्ट, हमेशा जो हीट का ट्रांसफर होता है, ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ होता है। जहां ज्यादा टेम्परेचर है, जहां ज्यादा तापमान है, वहां से कम वाले तापमान की तरफ हमेशा ऊष्मा जो है वो फ्लो करती है, बहती है। ठीक है, इसके बाद होती है, ये प्रोसेस थोड़ा स्लो होता है, और ये कहाँ देखा जाता है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, सॉलिड और लिक्विड में देखा जाता है। गैसेस में कंडक्शन की जो प्रक्रिया है वो नहीं होती है, याद रखेंगे इस पॉइंट को। अब बात कर लेते हैं कन्वेक्शन। कन्वेक्शन आपको देखने को मिलता है किसमें किसमें, जैसे आप लैंड ब्रीज और सी ब्रीज देखते हैं, जिसको क्या बोलेंगे हिंदी में, समुद्री हवा और जमीन की हवा। तो इसमें कौन सी प्रक्रिया देखने को मिलती है, कन्वेक्शन देखने को मिलता है। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। बात कर लेते हैं कि ये आपको तरल पदार्थ, मतलब लिक्विड, और हवा में जो एयर है, इसमें आपको गैसेस जिसको बोलेंगे, तो गैसेस और लिक्विड दोनों में आपको देखने को मिलेगा कौन सा, आपका कन्वेक्शन। ठीक है, कन्वेंशन। अब बात कर लेते हैं दूरी, ये क्या है, ये दूर तक दूरी तय करता है। ये आप सबको पॉइंट्स याद रखने हैं। इसके बाद आप जाती है बात, एक एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया, लो लैंड ब्रीज और सी ब्रीज, साथ ही साथ आपका लिक्विड और गैस, सारे एग्जाम्पल्स हो गए। अब बात कर लेते हैं रेडिएशन, जो हमें सन की किरणें जो हमें मिल रही है, महसूस कर रहे हैं, जो हम हीट, जो ऊष्मा उनसे, किससे, सन से, सूरज देवता से जो हम महसूस कर पाते हैं, वो किस प्रक्रिया से आती है, रेडिएशन प्रक्रिया से आती है। अब वो हीट यहाँ, वहां से यहाँ कैसे ट्रांसफर होती है, बीच में तो वैक्यूम भी है, तो इस हीट के ट्रांसफर को तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मीडियम की आवश्यकता होती है। पर जो रेडिएशन वाला मोड होता है, उसमें कोई मीडियम की आवश्यकता नहीं होती। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के द्वारा ही ऊष्मा का स्थानांतरण हो रहा है, कहां से, ऊपर से और नीचे तक। तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे कि रेडिएशन वाली जो प्रक्रिया होती है, जो आपका विकिरण है, इसमें हीट ऑफ मोड ऑफ हीट ट्रांसफर जो हो जाएगा, ऊष्मा का स्थानांतरण हो जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के हिसाब से होगा। ठीक है, और वैक्यूम में भी ये ट्रैवल कर पाती हैं, इसलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की इसमें आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, जो सन से विधि, हमारी सन से आई ऊष्मा, उसकी बात हो रही है। अब बात कर लेते हैं, ये जैसे ये हमारा, ये मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है, तो इसमें क्या है, आप देख सकते हैं कि नीचे से क्या है, गरम गरम हो रहा है, मतलब यहाँ से एक बर्नर पे रखा गया है इसको। अब इस बर्नर पे रखने से इसमें क्या हुआ, पानी गर्म हो रहा है, इसमें पानी भरा हुआ है पूरा, तो इसमें पानी गर्म हो रहा है, तो आप देख सकते हैं कि नीचे की सतह, खुद भी देख सकते हैं, अगर आप एक पतीले में, ट्रांसपेरेंट बीकर में अगर पानी रखें गैस के ऊपर और उसमें कोई कलर डाल दें, और कलर आप उसको डालने के बाद उसको ऊष्मा उसमें नीचे से जला दे, एक आग जला दे, तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे नीचे का जो कलर है वो ऊपर की तरफ जाएगा और उधर से नीचे तरफ एक सर्कल बना देगा। आप कर देखिएगा, एक सिंपल इंक लीजिएगा ब्लू कलर की और पानी में डाल के देखिएगा, और इसमें क्या होगा, आपको इस तरह का प्रोसेस देखने को मिलेगा। तो वो क्या हो गया, ये अंदर की विधि जो हो गई, ये आपकी हो गई कौन सी विधि,
संवहन विधि, ठीक है। और आपको जैसे ही यहाँ पे हीट देखने को मिलेगी, जैसे ही आप इसको टच करेंगे पैन के हैंडल को, तो ये आपकी विधि कौन सी हो जाएगी, चालन की विधि, चालन का ट्रांसफर, मोड ऑफ ट्रांसफर क्या हो जाएगा, चालन। और आपको ऐसे ऐसे दूर से अगर आप हाथ रखेंगे ऐसे दूर, तो आपको क्या गैस से थोड़ी गरम गरम सा लगता है, दूर से इसे टच करते हैं, अगर रूम हीटर घर में जल रहा है तो दूर से भी क्या है, गरम गरम सा फील होता है। तो वो किस प्रक्रिया के द्वारा होता है फील, वो आपको रेडिएशन प्रक्रिया के द्वारा आपका फील होता है, ठीक है। तो ये सब पॉइंट्स सिंपल जो मैंने आपको यहाँ जो पॉइंट्स लिखे हैं वो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब बात कर लेते हैं, आपके एग्जाम में एक और क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, न्यूनतम गणना या लीस्ट काउंट। किसी भी थर्मोमीटर की न्यूनतम गणना आपसे पूछी जाती है, तो उसको आप कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहली बात है कि अगर आपने स्केल भी देखा होगा तो स्केल के अंदर कुछ डिविजन्स होते हैं, एक तो बड़े बड़े होते हैं 1 2 3 4 लिखा है, और उसके बीच में सब डिविजन्स होते हैं, कुछ और उसमें डिवाइडेड होता है, ठीक है। तो उसी हिसाब से इसमें यहाँ स्केल मैंने बनाया है। अगर 100 डिग्री से 101 डिग्री सेल्सियस के बीच में मुझे रेंज बतानी है कि किस रेंज के बीच में ये आएगा, तो इसके बीच में आप याद रखेंगे जब भी क्लिनिकल थर्मामीटर की बात आएगी तो आपके 5 डिविजन्स हो जाएंगे, ठीक है। कितने होंगे, 5 डिविजन्स होंगे, याद रखेंगे, पॉइंट एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। साथ ही साथ अगर लैबोरेटरी थर्मामीटर की बात हो रही है, प्रयोगशाला थर्मामीटर की बात हो रही है, तो उसमें आपको डिविजन्स 10 दिखाने हैं। अब आपको 5 डिविजन्स दिखाने हैं क्लिनिकल थर्मामीटर में, तो ये बात आप याद रखेंगे कि ये डिविजन्स आपके 2-2 के गैप पे बन जाएंगे। आपसे एग्जाम में यही पूछा जाता है, आपके ऑप्शंस हो जाते हैं कि आपका ये 100.1 डिग्री सेल्सियस होगा कि 100.2 डिग्री सेल्सियस होगा कि 100.3 डिग्री सेल्सियस होगा, ठीक है। आपका गणना, न्यूनतम गणना, लीस्ट काउंट की बात कर रहे हैं, तो जो आपको ऑप्शंस दिख जाएगा आपको उस हिसाब से आप लगा दें कि 100 डिग्री सेल्सियस होगा। तो आप खुद देख सकते हैं कि ये 0.2 इसमें देखने को मिल रहा है, 0.4 मिल रहा है, 0.6 मिल रहा है, 0.8 मिल रहा है। क्यों, क्योंकि 2-2 के गैप पे ही हमको इसकी गणना करनी होती है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 100.2 डिग्री सेल्सियस। आई होप मैं आपको एक्सप्लेन कर पाई होंगी कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ। जो सब डिविजन्स हैं वो आपके क्लिनिकल थर्मामीटर में 2-2 के गैप पे होते हैं। आपको एक तरह से इवन नंबर को खोजना है, 2 4 6, 2 4 6 ऑप्शन में, अगर आप 2 4 6 8 अगर ऑप्शन में मिल रहा है तो आप उसकी तरफ टिक करेंगे, क्योंकि बाकी सारे आपको ऑड नंबर्स देखने को मिलेंगे क्लिनिकल थर्मामीटर में। अब बात कर लेते हैं लेबोरेटरी थर्मामीटर की। तो लेबोरेटरी थर्मामीटर में आपको सब डिविजन जो देखने को मिलेंगे वो 1 से लेके 10 तक, या 10 तक नहीं, 1 से लेके 9 तक, क्योंकि 10 तो आपका यही हो जाएगा डायरेक्ट, 1 2 3 से 8 9, और 10 तो यही हो जाता है। तो 1 2 3 4 तो आपको कैसे देखने को मिलेंगे, 1 से लेके 9 तक। इसको आप टिक कर सकते हैं फिर, ठीक है। चलिए, अब एक और आपका बहुत फेवरेट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि अगर 2 ग्लास है, जैसे मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है कि 2 ग्लास है और इन 2 ग्लास में 35 डिग्री सेल्सियस पे क्या है, पानी रखा हुआ है, ठीक। अब पानी को मैंने एक बड़े बिग जार में डाल दिया, तो बिग जार में डालने के बाद क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि स्थानांतरण के तुरंत बाद जार का तापमान क्या होगा। आपसे 2 चीज पूछी जाती है इसके, ये केसेस वाले क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं, रिसेंट में पूछे गए हैं, इसलिए इसको ध्यान दीजिएगा। क्या बोला कि 2 अगर मेरे पास ग्लास है, 2 ग्लास में मैंने पानी डाला हुआ है, सेम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे पानी है, या सेम टेम्परेचर है ग्लास का तापमान एक सा है। अब उस ग्लास के तापमान से मैंने पानी निकाला, कुछ नहीं मैंने किया, ना उसे गर्म किया ना ठंडा किया, उसको डायरेक्ट एक बड़े से जार में डाल दिया। तो अब उसमें आपको बताना है कि तापमान पे क्या प्रभाव पड़ेगा और साथ ही साथ उसकी ऊष्मा में क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। तो अब आप बता देंगे कि जैसे ही आप इसको बड़े जार में डालेंगे, छोटा था ग्लास, बड़ा जार है, तो जैसे ही आपको इसने आपने दोनों पानी एक साथ डाल दिया इस जार में, तो इसके तापमान पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। आप बोलेंगे, आपका आंसर होगा कि इसके तापमान पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, पर इसकी ऊष्मा में क्या हो जाएगा, बढ़ोतरी हो जाएगी। इसकी ऊष्मा क्या है, बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी, क्योंकि इसका साइज बढ़ गया। किसका, आपके बीकर का साइज या आपके जार का साइज बढ़ गया। जार के साइज बढ़ने से आपका ऊष्मा का जो स्थानांतरण है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट आप याद रखेंगे। इसी तरह से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है सेम ऊपर, ये भी आपका प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है कि ये बाल्टी है, बकेट है वाटर की, तो इस बकेट ऑफ वाटर में यहाँ पे पानी भरा है और इसको आपने क्या डाल दिया, और इस पानी का टेम्परेचर कितना है, 35 डिग्री सेल्सियस है। आपने इसको डाल दिया एक छोटे से बीकर में, ठीक है। इसका पानी लिया और आपने इसमें डाल दिया, पोर कर दिया। अब आपको बताना है कि तापमान में क्या प्रभाव पड़ेगा और आपकी ऊष्मा में क्या प्रभाव पड़ेगा।
तो इधर भी देख सकते थे कि आपके तापमान वही का वही रहेगा, मतलब 35 डिग्री सेल्सियस है तो ये भी 35 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। तापमान में कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था, पर ऊष्मा में बढ़ोतरी हो रही थी, ऊष्मा बढ़ जा रही थी क्योंकि आपका जार बड़ा था। ऐसे ही यहाँ पे हो जाएगा कि आपने इसमें डाला तो इसका तापमान ए का और तापमान बी का, मतलब बी ए बकेट है और बी बीकर है, तो दोनों का तापमान एक रहेगा। तापमान कभी नहीं बदलता, टेम्परेचर कभी नहीं बदलता, पॉइंट को नोट करेंगे। पर आपकी ऊष्मा में अगर बात करी जाए, अब उसमें ये क्वेश्चन था कि अब पोर करने के बाद किसमें ऊष्मा ज्यादा रहेगी, तो जो बर्तन ज्यादा बड़ा है वो उसमें ऊष्मा ज्यादा रहेगी, जो बर्तन छोटा है उसमें ऊष्मा कम रहेगी। ठीक है, तो इस पॉइंट को ध्यान देंगे कि ऊष्मा ए में आपकी ज्यादा रहेगी, ऊष्मा बी में आपकी कम रहेगी। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। फिर एक क्वेश्चन आपका फ्रिज से रिलेटेड पूछा जाता है ऊष्मा वाले चैप्टर में, कि अगर मैंने कोई मेरे पास पानी है, कोई भी लिक्विड है, द्रव्य है, लिक्विड को द्रव्य ही बोलते हैं ना, अगर गलत बोल रही हूं तो प्लीज समझ लीजिएगा, लिक्विड की बात कर रही हूं मैं। तो लिक्विड है, तो ये लिक्विड को अगर मैंने एक ग्लास जार में रखा और ग्लास जार के साथ साथ उसी लिक्विड को मैंने एक ग्लास, मतलब स्टील के ग्लास में रखा, और उसी लिक्विड को मैंने एक वुड के ग्लास में रखा, अब मैंने फ्रिज में उसको छोड़ दिया, तो उन सब का तापमान क्या होगा। तो आपको ये बताना है कि आपने फ्रिज के अंदर रखा, चाहे किसी भी मटेरियल में आप रखेंगे, थोड़े समय के बाद सबका तापमान एक जैसा हो जाएगा जो फ्रिज का तापमान है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हुआ है। अगर आपने कोई भी चीज फ्रिज में रखी, थोड़े समय के लिए छोड़ दी और फिर बाहर निकाली, तो किसी भी बर्तन में आपने रखा होगा, आपका सबका तापमान एक आएगा। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं हमारी समुद्री हवा और जमीन की हवा, जो आपकी लैंड ब्रीज होती है और जो आपकी सी ब्रीज होती है। तो जल्दी से समझ लेंगे। तो जो आपकी लैंड ब्रीज होती है, सॉरी, पहले हम समुद्री ब्रीज देख लेते हैं, मतलब हम देख लेते हैं सी ब्रीज। तो सी ब्रीज में अगर मैं ये आपको दिखा दे, जल्दी से समझा देती हूं बहुत इजी लैंग्वेज में। ऊपर क्या है हमारे, यहाँ पे सूरज चाचा है। सूरज चाचा क्या है, अपना प्रकोप सब पर बरसा रहे हैं। तो अपना प्रकोप वो सब पर बरसा रहे हैं, तो जमीन पे भी बरसा रहे हैं। तो जैसे ही उन्होंने अपना प्रकोप बरसाया, ये क्या हो गया, ये जो जमीन का एरिया था, यहाँ पे क्या है, लैंड है, जमीन है, और यहाँ पे क्या है, समुद्र है। समझेंगे ध्यान से। जैसे ही ये सूरज देवता आए, इन्होंने अपनी रोशनी डाली, तो ये जमीन क्या हो जाएगी, जमीन आपकी गर्म हो जाएगी, और गर्म होने से क्या होगा, इसके एयर के मॉलिक्यूल्स ऊपर उड़ने चालू हो जाएंगे, एक्सपैंड हो जाएंगे। तो इसका मतलब जो हॉट एयर है वो ऊपर की तरफ जाएगी। अब ये ऊपर की तरफ चली गई, तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ध्यान देंगे, ध्यान से सुनेंगे, यहाँ पे कम दाब हो जाएगा या लो प्रेशर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे लो प्रेशर है। अब इसके अपेक्षा जो समुद्र वाला इलाका है, उसमें क्या है, आपका ये ठंडा है, यहाँ का जल कैसा है, ठंडा है। तब क्या है, यहाँ पे ठंडे होने की वजह से यहाँ पे प्रेशर कैसा है, उच्च दाब है, मतलब हाई प्रेशर है। तो हमेशा जो हीट का फ्लो होता है फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर होता है। तब इस हिसाब से आप खुद मुझे अब बताएंगे कि किधर से किधर हवा चलेगी। तो इसका मतलब यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो गया, ये स्थान क्या हो गया, खाली स्थान हो गया, वेकेंट प्लेस हो गई। तो अब ऊष्मा यहाँ ट्रैवल करेगी, ऊष्मा हीट जो है वो यहाँ ट्रैवल करेगी। ठीक है, अब ये आपको लाल लाल से ऊपर जाता हुआ दिख रहा है, अब ये यहाँ पे खाली स्थान हो गया, तो ये यहाँ ट्रैवल करेगी। इस हिसाब से आपका इस तरह से जो है मूवमेंट चलता रहेगा। ठीक है, क्यों हुआ, क्योंकि प्रेशर हाई क्रिएट हो गया, उच्च दाब हो गया। उच्च दाब कहाँ हुआ, आपका समुद्री इलाके में। तो उच्च दाब की वजह से एयर जो फ्लो करेगी एयर जो फ्लो करेगी वो समुद्र से आपकी जमीन की तरफ फ्लो करेगी। ठीक है, चलिए अब जल्दी से समझ लेते हैं इसका ऑपोजिट क्या होता है जमीन पे, या जमीन की हवा किस तरह से ट्रैवल करती है। रात के समय, ये तो आपका दिन के समय हुआ, पर जब रात हो जाएगी वापस से हम पेड़ बना देते हैं, और वापस से क्या है, जमीन बन गई, और इधर क्या हो गया, ये एक तरह से समुद्र है और इसमें समुद्री पानी है। ठीक है, अब जमीन जल्दी गर्म होती है और जल्दी ठंडी होती है। ये प्रॉपर्टी आप याद रखेंगे, आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। जमीन जल्दी ठंडी होती है और जल्दी गर्म होती है। तो अब इस सिचुएशन में क्या हो गई हमारी, अब रात हो गई, अब चंदा मामा आ गए। ठीक है, जब चंदा मामा आ गए, तो चंदा मामा के आने से क्या हो गया, अब जमीन ठंडी हो गई। जमीन ठंडी हो गई, इसका मतलब पानी जो है, अब पानी गर्म है। जब पानी गर्म है तो यहां से क्या है, हीट ऊपर उठेगी। तो इसका मतलब ये जो हवा है ये ऊपर की तरफ जाएगी,
अब यहाँ पे क्या हो गया, वैकेंट स्पेस, खाली स्थान हो गया, तो यहाँ पे इसके हिसाब से यहाँ पे क्या हो गया, हाई प्रेशर हो गया। जब हाई प्रेशर हो गया मतलब उच्च दाब हो गया, तो यहाँ से हवा इधर की तरफ जाएगी और ये हवा इधर की तरफ आएगी। तब आपका जब जमीनी हवा है वो आपकी कहाँ से कहाँ गई, आपकी जमीन से समुद्र की तरफ गई। ठीक है, जमीन से समुद्र की तरफ गई, क्योंकि अब प्रेशर कहाँ हाई हो गया, जमीन पे हो गया, और लो प्रेशर कहाँ हो गया, आपका समुद्र में हो गया। तो इस हिसाब से हवा जो है लैंड ब्रीज और सी ब्रीज फ्लो करती है। चलिए, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। चलिए अब नेक्स्ट चैप्टर, चलिए अब देख लेते हैं ध्वनि के चैप्टर को, कि ध्वनि साउंड से क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं और किस तरह से हमको उसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं ध्वनि वे किस तरह की तरंग होती है। तो ये आपकी लॉन्गिट्यूडनल वेव है या अनुदैर्ध्य तरंग के नाम से इनको समझा जाता है। ठीक है, उसके बाद जो ध्वनि होती है ये हमारी वैक्यूम में ट्रैवल नहीं करती है। इसका आपके बुक में एक 10th क्लास में आपका एक बेल जार का एग्जाम्पल दिया है, एक डायग्राम दिया है। उसमें यह है कि अगर बेल को डाल दिया किसके अंदर, बॉटल के अंदर, और उसका ढक्कन खुला है और बेल को रिंग करा तो आवाज सुनाई दे रही है। पर जैसे ही उसने ढक्कन बंद किया और उसके अंदर की सारी एयर जो है बाहर निकाल ली, अब उस समय क्या होगा, कितनी भी तेज उसके अंदर नॉइस बज रही होगी पर वो बाहर सुनाई नहीं देगी, क्योंकि सारी की सारी एयर निकल चुकी है और एयर निकलने की वजह से वैक्यूम क्रिएट हो गया है, उसकी वजह से आवाज सुनाई नहीं देगी। तो इससे ये समझ में आ सकता है कि साउंड को एक मीडियम की आवश्यकता होती है ट्रैवल करने के लिए, वो वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकती है। अब इससे आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन बना है, और वो क्वेश्चन ये है कि सबसे पहली बात तो होती है कि साउंड का ट्रैवल हमारा किस किस चीज में होता है। तो सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में साउंड ट्रैवल कर सकती है। ठीक है, ध्वनि जो है वो जा सकती है इन तीनों चीजों में। तो अब देख लेते हैं कि जो ठोस है या जो तरल पदार्थ है और जो आपका गैस है, तो इसमें किसमें आपकी ज्यादा, मतलब किसमें साउंड ट्रैवल सबसे ज्यादा होगी। तो सबसे पहले बात करें, साउंड ट्रैवल सबसे ज्यादा किसमें होगी, आपकी सॉलिड में, फिर लिक्विड में और फिर गैस में। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये आपको सीक्वेंस याद रखना है कि सबसे ज्यादा ट्रैवल करती है किसमें, सबसे तेज साउंड सुनाई देगी सॉलिड में, फिर लिक्विड में और फिर गैस में। ठीक है, अब इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं कि आपको कुछ माध्यम को बदल कर दिखाना है कि इस माध्यम से, जैसे मान लो कि सॉलिड में साउंड टन 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 टन, मैं घंटी बजा रही हूँ या मार्कर को ऐसे हिट कर रही हूँ तो आवाज सुनाई दे रही है। अब मैंने इसी मार्कर को हिट किया पर पानी के अंदर जाके हिट किया तो आवाज कैसी सुनाई देगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको माध्यम को बदल कर साउंड का आपको बताना है कि उसमें बढ़ेगी साउंड कि घटेगी साउंड। तो आइए देख लेते हैं कैसे क्या किया है। तो अभी क्या है, साउंड आपकी पानी में है, आपको यहाँ से साउंड निकल रही है, तो ये साउंड पानी है। जब पानी से साउंड किसमें, ठोस में जाएगी, कहां से जा रही है आपकी, पानी से साउंड ठोस में जा रही है, ध्यान देंगे। लिक्विड से आपकी सॉलिड में जा रही है, तो लिक्विड से सॉलिड में जा रही है तो खुद ही सोचिए कि सॉलिड में क्या है, तेज फ्लो करती है साउंड, तो सुनाई देता है, तो आपकी यहाँ पे बढ़ेगी। अब सॉलिड से आपकी वापस से एयर में जा रही है तो फिर क्या हो जाएगा, घटेगी। अब फिर एयर से वाटर में जा रही है, मतलब गैस से फिर से पानी में जा रही है, तो फिर क्या हो जाएगा, बढ़ेगी। तो आपके ऑप्शंस कुछ इसी तरह से थे कि डिक्रीज डिक्रीज डिक्रीज, या डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज, या इंक्रीज डिक्रीज डिक्रीज, या इंक्रीज डिक्रीज फिर इंक्रीज। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज। समझे बात समझ आई कि पहले पानी में था तो जो भी थी साउंड, ठीक है, जो भी हमको सुनाई दे रहा था, अब पानी से सॉलिड में गई, मतलब लिक्विड से सॉलिड में गई, तो अब ऑटोमेटिकली बात है कि वो साउंड बढ़ेगी, हमको और तेज सुनाई देगा। अब क्या हो गया, सॉलिड से वापस वो एयर में आई तो यहाँ तो ज्यादा सुनाई देती है, अब यहाँ से अगर गैस में चली जाएगी तो क्या हो जाएगा, साउंड कम हो जाएगी। अब एयर से फिर वाटर में गई, मतलब हवा से फिर पानी में चली गई, तरल पदार्थ में चली गई, तब क्या हो जाएगा, फिर से इंक्रीज हो जाएगी। तो आपको ये सीक्वेंस उसमें पूछा था एग्जाम में। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, साउंड की प्रबलता। इससे बहुत साउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स से आपके बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे प्रबलता हो गया और आपकी तीव्रता हो गया। ठीक है, प्रबलता लाउडनेस और आपकी पिच या तारत्व। ठीक है, पिच, आपकी लाउडनेस और पिच से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए देख लेते हैं किस प्रकार से। तो सबसे पहली बात है प्रबलता। तो प्रबलता किस पर निर्भर करती है, आपकी प्रबलता जो है वो निर्भर करती है किस पे, लाउडनेस एम्पलीट्यूड पे, जिसको आयाम बोलते हैं। इसको मैंने याद करने का तरीका आपको क्वेश्चंस जब कराए थे तो भी मैंने कराया था। आपको कैसे याद रखना है, फसल, फसल। ठीक है, इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, FASL।
ये जो फ्रीक्वेंसी है एफ है, ये किस पे डिपेंड करती है? श्रिलनेस, मतलब श्रिलनेस डिपेंड कर रही है फ्रीक्वेंसी से, और लाउडनेस डिपेंड करती है किस पे? एम्पलीट्यूड पे। जितना ज्यादा प्रबलता होगी, जितनी ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा, जितना ज्यादा आयाम होगा, उतनी ज्यादा लाउडनेस होगी। ठीक है, ये बात याद रखेंगे। जितनी ज्यादा आपकी प्रबलता होगी, जितना ज्यादा आयाम होगा, एम्पलीट्यूड होगा, उतनी ज्यादा आपकी प्रबलता होगी। मतलब एम्पलीट्यूड का रिलेशन किसके साथ हो गया? लाउडनेस के साथ। और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन किसके साथ हो गया? श्रिलनेस के साथ। ये आप याद रखेंगे, ये एग्जाम में बहुत बार पूछे गए क्वेश्चन है। तो देख लेते हैं। तो प्रबलता, लाउडनेस, मतलब लाउडनेस किस पे डिपेंड हुई? आयाम पे, जिसको बोला एम्पलीट्यूड। और आपकी पिच मतलब तारत्व, और आपकी श्रिलनेस, या पिच बोले या श्रिलनेस बोले, श्रिलनेस तीक्ष्ण, ये किस पे डिपेंड करती है? ये आपकी आवृत्ति पे डिपेंड करती है, मतलब फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। ठीक है, ये बात सबको समझ में आई कि कौन किस पे डिपेंड कर रहा है? आपका प्रबलता, तारत्व, सॉरी प्रबलता, हिंदी में थोड़ा सा मेरे को इधर उधर हो जाता है। प्रबलता, लाउडनेस, ये एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है, आयाम पे डिपेंड करती है। और जो पिच है आपकी, मतलब जो तारत्व है, वो आपकी फ्रीक्वेंसी मतलब आवृत्ति पे निर्भर करती है। ठीक है, ये बात समझ में आई होगी। अब देख लेते हैं, अगर ग्राफ आपको दिया हुआ है तो ग्राफ आप कैसे बता देंगे? ये आपको देख के लग रहा है ये आपकी सॉफ्ट साउंड है, और ये आपकी कैसी है? लाउड साउंड है, मतलब प्रबल साउंड है। ये आपकी कैसी है? सॉफ्ट साउंड है, और ये आपकी तीव्र साउंड है, प्रबल साउंड है। अब आप देख लेंगे इधर। अब बात करते हैं दूसरी चीज आपकी, कि अगर कोई साउंड में बदलाव करना है, मतलब मेरी साउंड एकदम सॉफ्ट है, बहुत महीन है, कोयल जैसी आवाज है। अब उस कोयल, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है इसलिए बता रही हूँ, आपकी कोयल जैसी आवाज है और उसको एकदम दहाड़ने वाली आवाज बनाना है, तो किस चीज में बदलाव करना पड़ेगा? ठीक है, फिर ध्यान से सुनेंगे। कोयल सी आवाज को मुझे शेर की आवाज में बदलना है, तो उसमें मुझे किस चीज में बदलाव करना पड़ेगा कि मेरी आवाज शेर जैसी दहाड़ने वाली लाउड वॉइस हो जाएगी? ठीक है, कैसी आवाज है? पहले श्रिल, दम पिच वाली, तीखी, दम पैनी आवाज है, उसको मुझे किस में कन्वर्ट करना है? लाउड आवाज में कन्वर्ट करना है। तो मुझे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? मुझे अपने आयाम में बदलाव करना पड़ेगा। तो फीबल, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि जो फीबल आपकी क्या है? साउंड, मतलब क्षीण जो ध्वनि है, इसको मुझे प्रबल में बदलना है, तो मुझे इसके आयाम में बदलाव करना पड़ेगा। आपके एग्जाम में इसके साथ साथ लिखा था कि आयाम में बदलाव, साथ ही साथ आपकी आवृत्ति में बदलाव, इसमें करना पड़ेगा कि सिर्फ आयाम में, कि आवृत्ति आयाम नहीं, सिर्फ आयाम या फिर सिर्फ आवृत्ति। तो आपका उत्तर हो जाएगा कि आपको आयाम में या एम्पलीट्यूड में बदलाव करना पड़ेगा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी, और ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। इसके बाद बात कर लेते हैं लैम्डा, जिसको बोलते हैं वेवलेंथ। तो वेवलेंथ क्या हो जाती है? तरंग दैर्घ्य। तो तरंग दैर्घ्य क्या हो जाएगी? आपकी यहां से लेके यहां तक की जो लेंथ होती है, ये लैम्डा होती है, मतलब एक तरह से डिस्टेंस हो जाता है ये। ठीक है, ऊपर वाला पोर्शन जो होता है, ये वाला आपका कंप्रेशन हो गया, और ये वाला पोर्शन आपका रेयरफैक्शन हो गया, जिसको आप क्या बोलेंगे? संपीड़न और विरलन। ये हो गया आपका संपीड़न, और नीचे वाला हो गया आपका विरलन। ठीक है, और इन दोनों को एक संपीड़न और एक विरलन मिला के क्या हो जाता है? एक वेव, पूरी एक लैम्डा हो जाती है, जिसको हम वेवलेंथ बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं, आपके एग्जाम में बार बार पूछा गया है एक और क्वेश्चन, कि तारत्व, या इसको क्या बोलेंगे इंग्लिश में? इसको बोलेंगे आपकी पिच। तो इस पिच पे ड्रम में और पियानो में पिच का क्या प्रभाव पड़ता है, कि हमें पिच किस तरह से रखनी होगी? तो आप खुद सोचिए कि एक ड्रम है, ड्रम बज रहा है, तो क्या वो मधुर बज रहा होगा? तो नहीं, ड्रम की थोड़ी एक आवाज लाउड होगी, तो इसका मतलब उसकी पिच कैसी होगी? लो होगी। उसका उसका तारत्व क्या होगा? आपका लो होगा। तो आपकी लो पिच साउंड ड्रम में सुनाई दे रही है। ठीक है, अब इसके बाद आपकी हाई पिच साउंड कहां सुनाई देगी? आपकी पियानो में बहुत तेज सुनाई देती है, तो आपकी वो कैसी साउंड हो गई? हाई पिच साउंड। ठीक, इसके बाद बात कर लेते हैं कि एक लायन, ये क्वेश्चन वापस से होमवर्क में है, आप मुझे कैसे बताएंगे? आप मुझे बताएंगे लायन रोर और डैश करके आंसर, और बर्ड फीबल डैश। आप मुझे बताएंगे कि लायन रोर कर रहा है, तो लायन रोर कर रहा है तो आवाज कैसी आ रही है, और साथ ही साथ वो जो आवाज आ रही है वो किस पर निर्भर है? क्या वो आवाज फीबल वॉइस है, या वो आवाज
लाउड है मतलब प्रबल है, और ये प्रबलता या उसका क्षीण होना, ये उसके आयाम पे निर्भर कर रहा है या उसकी आवृत्ति पे निर्भर कर रहा है। ये आप मुझे क्वेश्चन का आंसर देंगे और मैं वेट करूंगी आपके जवाब का। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। फिर बात कर लेते हैं अब बात कर लेते हैं साउंड की रेंज की। तो साउंड की जो रेंज होती है, ये 3 तरह की रेंज आपको देखने को मिलती है। तो इंफ्रासोनिक साउंड्स ऐसी साउंड्स होती हैं जो आपकी इसकी रेंज हो जाएगी 20 हर्ट्ज से कम। और ये साउंड वेव्स जो है, ये साउंड की रेंज जितने भी बर्ड्स हो गए, एनिमल्स हो गए, इनको सुनाई देती है। इसीलिए अगर सुनामी आ रही है, अर्थक्वेक आ रहा है या कोई भी आपदा आ रही है, तो एनिमल्स पहले ही निकल के बाहर आ जाते हैं, क्योंकि इनको इतनी कम रेंज की साउंड सुनाई देती है। अब बात करते हैं ऑडिबल रेंज। तो ऑडिबल रेंज हो जाएगी आपकी 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक, या इसको 20 किलो हर्ट्ज से भी आपको एग्जाम में दिया जा सकता है कि 1000 को हटा के के लगा देंगे और हर्ट्ज। तो 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज, ये हमारे ह्यूमंस के लिए ये ऑडिबल रेंज मानी गई है। अब इसके बाद अल्ट्रासोनिक। अल्ट्रासोनिक आपकी हो जाएगी 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की रेंज आपकी अल्ट्रासोनिक होगी। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि अल्ट्रासोनिक वेव्स कहां कहां यूज होती हैं, तो आप बता देंगे कि सोनार में यूज होती है, मतलब शिप नेविगेशन में। साथ ही आपकी यूज होती है मेडिकल फील्ड में। तो ये आपके एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं अल्ट्रासोनिक के, कि आपकी मेडिकल लाइन में, आपकी शिप में, अब नीचे डेप्थ में को पता करने की, एक सी के अंदर कितनी डेप्थ है, कहाँ क्या चीज प्रेजेंट है, तो वो आपकी अल्ट्रासोनिक वेव्स के द्वारा पता चल जाता है। अब इसके बाद बात आती है ईयर की, कि ईयर से भी आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो बहुत कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। ईयर से आपके कैसा क्वेश्चन है कि साउंड की वेव आई, वो कहाँ कहाँ हिट करेगी, आपको सिर्फ इतना जानना है। जो आपकी ध्वनि की जो साउंड आता है, तो वाइब्रेशन होता है, तो वाइब्रेशन होता है तभी तो सुनाई दे रहा है। तो जो साउंड की कंपन है, जो ध्वनि की जो कंपन है, वो सबसे पहले जाकर हिट होगी किसको? ईयर ड्रम को। ये ईयर ड्रम को हिट करने मतलब कर्णपट को आपको सबसे पहले हिट करेगी क्या? ध्वनि की कंपन। यहां से आई जो भी ध्वनि सुनी, ये यहाँ पे ईयर ड्रम पे जाके हिट करेगी। ईयर ड्रम कर्णपट पे हिट करेगी। फिर उसके अंदर होता है इनर ईयर, आंतर कर्ण। फिर आंतर कर्ण को हिट करने, आप देख सकते हैं सिर्फ 4 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं कि जो ध्वनि आई सबसे पहले उसने ईयर ड्रम को हिट करा, फिर आपके अंदर अंदरूनी ईयर्स को जो हिट किया आंतर कर्ण को, और फिर डायरेक्टली जाके ब्रेन तक पहुंच गई। अब ये ब्रेन भी दे सकते हैं, ऑडिटरी नर्व भी दे सकते हैं, जो कि ये सेंस करेगा कि साउंड किसकी आई और क्या बोला जा रहा है। ठीक है, तो आई होप, और इसमें जो डायग्राम में सब दिया है ना कि पूरा जो स्ट्रक्चर है वो क्लास 10th में डिटेल में दिया है, वो नहीं पूछते हैं आपसे, यही पूछते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं, और चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आपको सीटेट की यहाँ पे हम तैयारी कर रहे हैं साइंस की। चलिए आगे नेक्स्ट। चलिए आप कुछ नेचुरल फिनोमेना देख लेते हैं कि नेचुरल फिनोमेना में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो आपको भूकंप के बारे में पढ़ना है, आपको साइक्लोन के बारे में पढ़ना है, साथ ही साथ आपको लाइटनिंग ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ना है। तो आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि भूकंप। तो भूकंप जब आता है तो वो उसका केंद्र क्या है, या भूकंप का एपिसेंटर क्या है, फोकस क्या है, भूकंप किस चीज पे मापा जाता है, तो ये सब चीजें एग्जाम में पूछी जाती है, जो कि बेसिक है, और स्टेटमेंट फॉर्म में पूछते हैं तो आप इसको जवाब दे सकते हैं। आपको बेसिक नॉलेज होगी तो भी आप इसका जवाब दे सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं, छोटे छोटे पॉइंट है कि सबसे पहली बात है, जहां से भूकंप उत्पन्न होता है, जो उसका केंद्र होता है, उसको फोकस बोलते हैं, और यहाँ से फिर तरंगे ऊपर की साइड बढ़ती जाती है इस तरह से। और इसका एपिसेंटर क्या है? ये इसके जस्ट ऑपोजिट ऊपर की तरफ का जो एरिया होता है, ये इसका एपिसेंटर कहलाता है, किसका? भूकंप का। और भूकंप को नापते किस पे है, उसकी तीव्रता कैसे पता चलती है? तो ये आपका एक स्केल होता है जिसका नाम रिक्टर स्केल होता है। तो रिक्टर स्केल पे आपको मैग्नीट्यूड, कितनी तीव्रता का भूकंप आया, ये पता चलता है। ठीक है, अब बात कर देते हैं, अब भूकंप आता कैसे है। तो जो टेक्टोनिक प्लेट्स है वो स्लिप हो जाती हैं, या वोल्केनो इरप्ट होता है, तो उस कारण से क्या है? भूकंप आता है। हिंदी में देख लेते हैं कि विवर्तनिक जो प्लेट्स हैं
उनकी स्लिपिंग, वो स्लिप हो जाती हैं, या आपका ज्वालामुखी के विस्फोट से भूकंप जो है वो देखने को मिलता है, या भूकंप आ जाता है, एक आपदा आ जाती है। ठीक है, अब इसकी जो स्टडी होती है, इसकी जो पढ़ाई, जो स्टडी ऑफ अर्थक्वेक, इसको बोलते हैं सिस्मोलॉजी। और इसको किसमें देखा जाता है, किसमें ड्रॉ किया जाता है, तो सिस्मोग्राफ। ठीक है, ये वर्ड्स आपको पता होने चाहिए। फिर आपका जहां पे जो एक कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां पे भूकंप बहुत आता है, तो उस क्षेत्र को बोलते हैं फॉल्ट जोन या सिस्मिक जोन। जहां पे वो ऐसे केंद्र जहां पर भूकंप बहुत ज्यादा बार बार आता है, उन जोन का नाम रखा गया सिस्मिक जोन या फॉल्ट जोन, या एक वीक जोन भी इनको बोला जाता है। ठीक है, 3 नामों से जानते हैं। अब बात कर लेते हैं साइक्लोन। तो साइक्लोन कैसे कॉज होता है? साइक्लोन जब कहीं पे भी किसी भी जगह का टेम्परेचर में डिफरेंस क्रिएट होता है, तब क्या है, साइक्लोन या तूफान आता है। ठीक है, अभी कैसे आता है? तो तूफान जो लो प्रेशर एरिया का फॉर्म हो जाता है। लो प्रेशर एरिया आपने लैंड ब्रीज और सी ब्रीज में भी देखा था। ठीक है, तो लो प्रेशर एरिया जहां पे होगा वहां पे तूफान जो है वो क्रिएट हो जाता है। तब तूफान कैसे क्रिएट होगा? तो जैसे कि अगर मैं बात करूं कि मान लो यहाँ पे लो प्रेशर कैसे हो जाएगा, अगर लो प्रेशर कैसे होगा खुद ही सोचिए। जब आपकी हीट बहुत ज्यादा हो जाएगी, जब आपकी ऊष्मा बहुत ज्यादा हो जाएगी, तो ऊष्मा के ज्यादा होने से क्या हो जाएगा, मान लो इस जमीन की ऊष्मा बहुत ज्यादा हो गई, तो इसकी वजह से जो एयर के मॉलिक्यूल्स हैं वो सब ऊपर चले जाएंगे। ऊपर चले जाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब खाली स्थान हो जाएगा, खाली हो जाएगा। अब ये स्पेस खाली होने के कारण क्या है, यहाँ पे कम दाब हो गया या लो प्रेशर हो गया। तो लो प्रेशर की वजह से क्या हो जाएगा, हाई प्रेशर की साइड से विंड्स क्या है, लो प्रेशर की तरफ आ जाएंगी, और इस तरह से ऐसे चक्रवात की तरह पूरा ऐसा साइक्लोन सा इस तरह से ऐसा बनता चला जाएगा। तो साइक्लोन में क्या होता है कि आपका लो प्रेशर एरिया होता है, और साथ ही साथ उसमें स्पीड कैसी होती है, हाई स्पीड होती है, जो कि ऐसे रिवॉल्व कर रही होती है। तो साइक्लोन कैसे बनता है, लो प्रेशर एरिया की वजह से साइक्लोन का फॉर्मेशन होता है। ये आपसे एग्जाम में पूछते हैं। अब बात कर लेते हैं काम एरिया। तो काम एरिया क्या होता है, जो सेंटर ऑफ साइक्लोन होता है, जो सेंटर, जो केंद्र होता है साइक्लोन का, उसको काम एरिया बोलते हैं। और इसको एक और नाम से जो जाना जाता है, झांझा का क्षेत्र, जिसको झांझा का क्षेत्र बोलते हैं, या आई ऑफ स्टॉर्म बोला जाता है। ठीक है, साइक्लोन में लो प्रेशर विथ हाई स्पीड एयर रिवॉल्विंग अराउंड इट, मतलब साइक्लोन में लो प्रेशर होता है और हाई स्पीड जो विंड्स है वो फ्लो करती है, तो ऐसे चक्रवात सा पूरा ऐसा बन जाता है। ठीक है, ये छोटे छोटे पॉइंट्स है जो कि आपको याद रखने हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं लाइटनिंग ऑफ कंडक्टर या लाइटनिंग की, कि सबसे पहले बिजली जो है वो बिजली क्या चीज है। तो बिजली एक तरह से क्या है, एक्यूमुलेशन ऑफ चार्जेस, जो कि कहाँ हो जाएंगे, क्लाउड्स में, जिसको क्या बोलेंगे कि बादल में आवेश, जब बादल में आवेश आपका बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा जमा हो जाता है, तब उस समय क्या होता है, आपकी बिजली चमकती है। और बादल का वे आवेश कैसे बढ़ता है, जब दो बादल आपस में टकराते हैं तो चार्ज का आदान प्रदान होता है, तो उस वजह से बिजली जो है चमकती है, या बिजली आपको देखने को मिलती है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि जब तूफान, हाँ तूफान आया, तूफान आप देखते हैं, तूफान आया तो हवा क्या है, ऊपर की तरफ जाती है। ठीक, हवा कहाँ जा रही है, ऊपर की तरफ, नीचे से हवा उड़ रही है ऊपर की तरफ। और बारिश क्या है, बारिश नीचे की तरफ आ रही है। तो नीचे और ऊपर की वजह से क्या, कुछ टकराव होता है, और उन टकराव की वजह से चार्जेस क्या है, इधर से उधर फ्लो होते हैं। अब बात कर लेते हैं कि आपका धनात्मक और ऋणात्मक जो आपका आवेश है वो किस तरह से हो रहा है। तो बादल की जो ऊपरी सतह है, इसमें आपका कैसा देखने को मिला, पॉजिटिव चार्ज मिला या धनात्मक आवेश देखने को मिला, और जो निचली सतह है उसमें आपको ऋणात्मक आवेश देखने को मिला। अब आप देख सकते हैं ऊपर पॉजिटिव है, नीचे नेगेटिव है, और जो आपका ग्राउंड है ये भी आपको कैसा है, ये आपका धनात्मक आवेश इसके ऊपर रहता है, ग्राउंड के ऊपर। तो इस वजह से पॉजिटिव और नेगेटिव जब मीट कर जाते हैं, एक दूसरे से मिल जाते हैं, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव हमेशा अट्रैक्ट करते हैं, ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे से आकर्षित होते हैं। और नेगेटिव क्या होते हैं, जो आपके ऋणात्मक चार्ज होते हैं वो आपके रिपेल करते हैं, दूर दूर भागते हैं। तो पॉजिटिव और नेगेटिव होने की वजह से क्या होता है, आपकी लाइट आपको चमकती दिखाई देती है, और लाइट आपकी पहले चमकती है और साउंड आपकी बाद में आती है। ये भी आपको पॉइंट याद रखना होगा। ठीक है, अब कुछ सावधानियां हैं जो आप जब बिजली चमके या ऐसा कुछ हो, बारिश हो रही हो, बहुत ज्यादा बादल गरज रहे हो, तो आपको कुछ सावधानियां रखनी है। सबसे पहली बात है कि ओपन एरिया में छतरी के नीचे नहीं खड़ा होना है, क्योंकि छतरी की जो रॉड होती है उसमें क्या है, बिजली आ सकती है। ठीक है, तो ये आपका गलत एक तरीका होगा खड़ा होने का। दूसरा, आप पेड़ के नीचे नहीं खड़े होंगे। ये सब सावधानियां आपसे पूछी जाती है एग्जाम्स में।
एनसीईआरटी में दी हुई हैं। ट्री के नीचे नहीं खड़े होंगे, क्योंकि क्या होता है, बिजली जब ऊपर से आ रही है तो उसको एक माध्यम चाहिए ट्रैवल करने के लिए, और वो जितनी ऊंची चीज होती है उस पर सबसे पहले जाकर गिरती है। तो ऊंची चीज पे से जाकर अगर पेड़ के नीचे आप खड़े हैं तो हो सकता हो पेड़ जल जाए और आपको भी नुकसान हो जाए। तो इसके लिए कुछ जगहें बताई गई कि वहां पे आप सेफ हैं, जैसे कि कार। तो कार एक तरह का है तो मेटल से बना हुआ, पर आप कार की सीट के ऊपर बैठ जाएंगे तो आपको कोई भी लॉस नहीं होगा। ठीक है, साथ ही साथ उसमें फिर कोई भी कहीं भी कुछ उसका कुछ छुए ना मेटेलिक चीज, आप सीट पे जाके शांति से बैठ जाए। दूसरी चीज, आप घर के अंदर चले जाएं। ठीक है, और तीसरा एक इंपॉर्टेंट चीज कि जब घर कंस्ट्रक्ट करते हैं, जब बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं, तो बिल्डिंग्स इस तरीके की बनाई जाती हैं, इधर ही बना देती हूँ। तो बिल्डिंग कुछ इस तरीके की बनाई जाती है, जैसे कि ये मेरी एक बिल्डिंग है। तो बिल्डिंग जब ये कब होता है, जब बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो रही है, और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के समय ही इसमें एक मेटेलिक रॉड यहाँ पे डाल दी जाती है। तो ये क्या है, मेटेलिक रॉड है, जो कि इस बिल्डिंग के अंदर पूरी ऐसी बिछा दी गई, और इसका जो एक सिरा है ये ओपन है, ये खुला है, किसमें, हवा में, और दूसरा जो सिरा होता है ये आपका ग्राउंड में दबा होता है। ठीक है, ये आपका कहाँ हो जाएगा दूसरा सिरा, ये आपका, ये जो सिरा है इधर, ये आपका ग्राउंड में होगा, जमीन के अंदर होगा। तो इसमें क्या होगा, ये एक तरह से मेटेलिक रॉड है। कैसी, मेटेलिक रॉड। तो इस मेटेलिक रॉड के होने की वजह से क्या होगा, आपके बिल्डिंग को कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि जब बिजली गिरेगी तो बिजली क्या है, इससे ही चलकर नीचे आ जाएगी, और नीचे आने से जमीन में जाके एकदम डिफ्यूज हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज क्या हो गई, आपका कंडक्टिंग, एक तरह से लाइटनिंग कंडक्टर हो गया, बिजली का चालक, जो कि स्पेशली डिजाइन किया जाता है जब आपकी बिल्डिंग्स को कंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है, ये पॉइंट आप याद रखेंगे। अब इसके साथ साथ कुछ एक पॉइंट जो साउंड वाले चैप्टर का रह गया, तो वो मैं लास्ट में ले लेती हूँ इधर, इसलिए फॉर्मूला लिखा हुआ है अभी, जिससे मुझे याद रहे। ठीक है, तो ये चीज आपकी हो गई। अब कोई भी आवेश है, कोई भी आवेश किसी भी चीज पे, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब देखिए, अगर आपने दो बलून को एक साथ, मान लीजिए मेरे पास ये दो बलून है, ये दो बलून क्या है, सेम चीज के बने हुए हैं, तो अगर मैं इसको रब करूंगी तो इसको रब करने से क्या होगा, ये एक दूसरे की तरफ इससे दूर भागेंगे। क्यों, क्योंकि सेम मटेरियल से बने हुए हैं। तो इसमें क्या हो गया, सेम चार्ज जो है, सेम आवेश, एक सा आवेश जो है आ गया, उस आवेश की वजह से उसने क्या किया, एक दूसरे को फैला दिया, मतलब दूर कर दिया। इसी जगह पे अगर मैं एक बलून, या आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर सेम बलून को आपने रब किया तो क्या होगा, तो वो दूर दूर भागेगा, क्योंकि सेम चीज का बना है, इसमें लाइक चार्ज हो जाएगा, सेम आवेश हो जाएगा, एक सा आवेश हो जाएगा। पर अगर मैंने एक बलून और एक स्ट्रॉ, जो आप जिससे कोई भी सिप करके कोई चीज पीते हैं, उसको मैंने रब किया, तो स्ट्रॉ उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। या आप ऐसे बोल सकते हैं कि अगर मैंने स्केल को ऐसे रब किया, किस पे, बलून पे, तो वो अट्रैक्ट होगा। क्यों होगा, क्योंकि दोनों की प्रॉपर्टीज अलग हो गई, अब दोनों पे चार्ज अलग हो जाएगा, दोनों पे आवेश अलग होगा, उसकी वजह से उसमें अट्रैक्शन आएगा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आपके एनसीईआरटी में एक और एग्जाम्पल दिया है सिल्क क्लॉथ का और आयरन रॉड का। तो आयरन रॉड और सिल्क क्लॉथ, उस पर कोई ऐसा चार्ज नहीं था, पर जब आपने रब किया तो रब करने के बाद सिल्क क्लॉथ के ऊपर आ गया चार्ज। ये मेरे पास एक आयरन रॉड है, और इस आयरन रॉड पे कोई भी चार्ज नहीं था, और उसके साथ साथ मेरे पास एक सिल्क का क्लॉथ है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, ये सिल्क का क्लॉथ है, इस पे भी कोई चार्ज नहीं था, पर जब मैंने इस पे रब किया तो इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, आपका धनात्मक चार्ज, और आपके इस पे आ गया आपका नेगेटिव चार्ज, ऋणात्मक चार्ज। तो आप याद कैसे रखेंगे कि सिल्क के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, आपको याद करने का बहुत आसान तरीका मैं बताती हूँ कि सिल्क का जो प्रोडक्शन होता है, उसमें आपका जो मलबरी रीफ पे जो कीड़ा होता है, वर्म होता है, उसको मार दिया जाता है, उसको जानबूझ के मारते हैं गर्म पानी में डाल के। तो ये एक नेगेटिव बात है। तो सिल्क जो बन रहा है कपड़ा, वो भी एक नेगेटिव तरीके से बन रहा है, जिसमें कीड़े की मौत हो जा रही है। तो इसलिए आप सिर्फ याद करने का तरीका है कि सिल्क के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, सिर्फ याद करने की बात है, उससे कोई रिलेशन नहीं है, सिर्फ याद करने के लिए है कि वो नेगेटिव बात है, इसलिए इसमें क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो इसमें क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज आ गया जब आपने इसको रब किया, एक दूसरे की तरफ घिसा, और इसके ऊपर आपकी रॉड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज देखने को मिला। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं, अब कुछ चार्जेस है, कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके ऊपर चार्जेस आपको याद रखने हैं। तो मैंने यहाँ पे इधर लिखा हुआ है कि पॉजिटिव चार्ज आपको किसके किसके देखने को
को मिलेंगे, मतलब कि आपके धनात्मक चार्ज फर हो गया, हेयर बाल हो गए, ग्लास हो गया, वूल हो गया, इन सब पे आपको पॉजिटिव चार्ज देखने को मिलता है। साथ ही साथ सिल्क हो गया, पेपर हो गया, वुड, बलून, पॉलिस्टीरीन, पॉलीथीन, मतलब प्लास्टिक की चीजों पे आपको नेगेटिव चार्ज देखने को मिला। तो ये चार्ज को आपको याद करना पड़ेगा। मान लीजिए कोई चीज अगर चेंज कर देंगे तो आपको याद रहना चाहिए ये पॉइंट, ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं कुछ मेथड्स। जो मेथड्स है किसके, चार्जिंग के, आवेश के को चार्ज करने के कुछ मेथड्स हैं। तो मेथड्स ऑफ चार्जिंग में सबसे पहला घर्षण मेथड है। तो ये वो वाले फ्रिक्शन से अलग है। ये घर्षण मेथड में क्या होगा, ये क्वेश्चन में मोस्ट इंपॉर्टेंट आप अपने नोट्स में लगा लीजिए, क्योंकि बार बार पूछा गया है, बार बार पूछा गया है, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ इसलिए कि इस पे आप मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, इस पे आप मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। अब इसमें क्या पूछा गया है, घर्षण फ्रिक्शन में चार्जिंग का मेथड है कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट आपको दे दिया जाएगा। आपको क्वेश्चन कैसे पूछ, सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि घर्षण ये मेथड क्या है। इसमें क्या होता है, कोई दो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है, मतलब दो ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जिसमें कोई भी आवेश नहीं है। जब उनको मैं रब करूंगी, अब उनको रब करने के बाद क्या हो गया, जैसे कि आपने ये एग्जाम्पल देखा, अभी इस पे कोई चार्ज नहीं था, पर जैसे ही रब कर दिया तो एक पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, एक पे नेगेटिव चार्ज आ गया। तो ये एग्जाम्पल किसका हो गया, फ्रिक्शन का हो गया, कि घर्षण की वजह से मेथड ऑफ चार्जिंग के कौन सा, घर्षण विधि हो गई, जिसमें कि आपने दो न्यूट्रल था, पहले कोई चार्ज नहीं था, उसके रब करने के बाद उस पर चार्ज आ गया, तो वो मेथड कौन सा हो गया, घर्षण मेथड हो गया, ठीक है। तो कोई भी दो ऑब्जेक्ट, अब आपसे उसमें एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि ऑब्जेक्ट ए है और ऑब्जेक्ट बी है, ऑब्जेक्ट आपका ए है और ऑब्जेक्ट आपका बी है, तो ये दोनों कैसे, इनमें कोई भी चार्ज नहीं है, पर अगर इनको आपने रब किया तो रब करने से ऐसे घिसा आपस में, तो इनके ऊपर आपको कैसा चार्ज मिलेगा, तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप बोलेंगे आपको चार्ज मिलेगा इक्वल एंड ऑपोजिट, ठीक है। कैसा चार्ज मिलेगा, ये एग्जाम में पूछा गया है, आपको चार्ज देखने को मिलेगा इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए इधर से मैं रब कर दूं, नहीं तो कंफ्यूजन होगा अगर मैं स्क्रीनशॉट आपको देती हूं तो, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कंडक्शन विधि, मतलब चालन विधि। तो चालन विधि में एक ऑब्जेक्ट चार्ज है, दूसरा ऑब्जेक्ट अनचार्ज है, ठीक है। पर कंडक्शन में हमने चालन विधि में क्या देखा था, चालन में जब हमने मोड ऑफ हीट ट्रांसफर पढ़ा था कि क्या है, टच होने की जरूरत है, मतलब उसको पास पास आने की जरूरत है दो ऑब्जेक्ट को। तो अब इसमें क्या है, ये दूर दूर ऑब्जेक्ट है, एक क्या है, चार्ज है और एक अनचार्ज है। तो इसमें क्या हो जाएगा, जब ये पास पास आ जाएंगे, जब ये मैंने इसको इसके पास बना दिया, तो जो चार्ज है इसका चार्ज इस पे आ जाएगा और सेम चार्ज आएगा, ठीक है। इसमें देख बात कर लेंगे कि इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट को पास पास आना चाहिए और इसमें जो चार्ज आएगा वो आपका सेम चार्ज आएगा। मतलब अगर दूसरे जो चार्ज ऑब्जेक्ट है, जो आपका आवेश वाला ऑब्जेक्ट है, उस पर अगर पॉजिटिव चार्ज है, तो आपका जो अनचार्ज है जिसमें कोई भी आवेश नहीं है, उसमें भी आपका पॉजिटिव चार्ज देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका लास्ट आता है इंडक्शन विधि या प्रेरण विधि। इसमें क्या होगा, ये आपका चार्ज ऑब्जेक्ट है, ये अनचार्ज ऑब्जेक्ट है, पर इसमें बीच में कोई कॉन्टैक्ट नहीं होगा। याद रखेंगे इस पॉइंट को, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है और इस पे आप मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेंगे क्योंकि इस चैप्टर से क्वेश्चन बहुत अच्छा बनता है, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, इसमें कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं है, पर दूर से ही इसमें ट्रांसफर हो रहा है चार्ज। अब इसमें कैसा पॉजिटिव चार्ज है, पर यहाँ पे आ जाएगा कैसा, नेगेटिव चार्ज। तो मतलब आपका धनात्मक और ऋणात्मक दोनों आ जाएंगे, ठीक है। इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आ जाएगा। इसमें ऑपोजिट चार्ज आ रहे हैं, इसमें आपके सेम चार्ज आ रहे हैं और इसमें भी इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज देखने को मिल रहा है। तो ये आपका था मेथड ऑफ चार्जिंग। अब मैं बात कर लेती हूं, जो मैंने बोला था कि साउंड के चैप्टर में से एक पॉइंट रह गया था, मिस आउट हो गया था, फॉर्मुलेस थे। जिन दो फॉर्मुलेस पे आपके अगर क्वेश्चन आएंगे तो उन्हीं दो फॉर्मुलेस पे न्यूमेरिकल्स आएंगे। पहला न्यूमेरिकल का क्वेश्चन फॉर्मूला है लैम्डा इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड, मतलब वेव लेंथ ये बराबर है 1 अपॉन टाइम पीरियड के, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, याद रखेंगे, लैम्डा इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड। और ये आपका स्पीड ऑफ साउंड है, तो स्पीड ऑफ साउंड निकालने के लिए आपको फ्रीक्वेंसी, जो म्यू है ये आपकी फ्रीक्वेंसी है, मतलब ये आपकी आवृत्ति है, और लैम्डा जो है आपका ये वेवलेंथ है। तो स्पीड ऑफ साउंड सी है, सी क्या हो गया आपका, सी हो गया आपका स्पीड ऑफ साउंड, म्यू हो गया आपका, ये आपकी हो गई फ्रीक्वेंसी या इसको बोलेंगे आवृत्ति, और लैम्डा हो गया आपका वेवलेंथ। तो इन्हीं दो चीजों से क्वेश्चन आते हैं अगर आते हैं तो, ठीक है।
चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक को करते हैं। और शायद टाइम बहुत ज्यादा हो गया है, पता नहीं हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। अगर हो जाता है तो इस पे आगे अपलोड होगा, नहीं तो नेक्स्ट डे आपको मिल जाएगा बाकी बचे हुए 2-3 टॉपिक जो बचे हैं।